Good morning, friends. I'm Sunaina Dogra, your friend, who is here to teach you about the administrative system and architecture during the medieval age, chapter 6, class 7. In this, when we begin the chapter, there is a small incident that some Lok Dairo, that is a group of folk singers, had organized a singing program in the village, and the small children had naturally taken their positions in the front row और बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो लोक डायरो है उसमें गाए जा रहे थे। और वहाँ पर उस गांव में रहने वाला एक लड़का है उत्सव, उसको पालिया जो सॉन्ग्स हैं, बहुत ही जो मार्टियर्स हैं, जो हमारे देश के वॉरियर्स हैं, उनके बारे में बहुत ही खुशी वाले सॉन्ग्स, उनको पालिया कहा जाता है। तो उत्सव को वो गाने सुनकर बहुत ही मज़ा आया। फिर उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से कहा और पूछा कि ये पालिया का मतलब क्या होता है। तो ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया दैट पालिया इज़ अ मेमोरियल commemorating the heroes. It is a tribute to martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. So पालिया का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो हमारे हीरोज़ हैं, मतलब फिल्मी हीरो नहीं, जो हमारे वॉर में लड़ने वाले हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, उनकी जो देशभक्ति है या उनके जो देश के लिए बलिदान है, जो उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करा है हमारे जो लोग हैं, हमारे जो देश की सिटीजन्स को बचाने के लिए, उनके ट्रिब्यूट में जो गाने गाए जाते हैं उनको पालिया कहा जाता है। So these paliyas are worshipped during festivals and songs are sung as homage to these martyrs. तो पालियास कब गाए जाते हैं? These are sung on festivals, और उन दिनों पर गाए जाते हैं जब हम अपने फ्रीडम फाइटर्स, अपने जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है लड़ाई में, उन सब के लिए, उनकी याद के लिए हम ये गाने गाते हैं। This is the culture of our country. तो अभी उत्सव और उसके फ्रेंड्स ने दादाजी को क्या रिक्वेस्ट की कि आप हमें हमारा जो कंट्री का कल्चर है उसके बारे में और भी कुछ बताओ। सो व्हाट डज द ग्रैंडफादर डू? ही सेज वेट। ही वेंट इन एंड केम बैक विद सम पिक्चर्स। ही देन आस्क्ड उत्सव, कैन यू सी टेम्पल्स इन दीज पिक्चर्स? इट सीम्स एज इफ दीज स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नरेट, इजंट इट? तो दादाजी क्या करते हैं, वो कमरे में जाकर अपनी कुछ पिक्चर्स लेकर आते हैं, फ़ोटोज़ लेकर आते हैं और उत्सव से कहते हैं कि देखो इन जो ये फ़ोटोज़ हैं इनमें आपको मंदिर दिख रहे हैं, तो ये सारे जो स्टोन के मंदिर बने हुए हैं ये अपने आप में एक कहानी बता रहे हैं। तो चलो मैं आप लोगों को इन्हीं पिक्चर्स के द्वारा जो राजपूत का सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसके बारे में बताता हूँ। एंड सो grandfather is telling to Utsav and his friends about the stories of the Rajput leaders who have contributed so much to the development of our country. During the Rajput era, India was not ruled over by any one king. India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military prowess. तो राजपूत एरा जब था, जब राजपूत का शासन था हमारे देश पर, तब इंडिया जो है वो एक राजा के अंडर नहीं थी। राजपूत टाइम में इंडिया जो है बहुत ही अलग अलग छोटे और बड़े स्टेट्स में डिवाइडेड थी और हर राजा की अपनी एक बाउंड्री थी, हर राजा की अपनी एक स्टेट की बाउंड्री थी। और जो राजा है उसकी जो महानता है वो किससे पता चलती थी? उसकी मिलिट्री पावर से। उसकी जो सेना है वो किस तरह की पावरफुल सेना है, उससे उस राजा की योग्यता मानी जाती थी। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टीज इन द प्रीवियस चैप्टर। तो इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है? अबाउट राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टीज। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स and the laws made by the Rajput rulers. So let us continue with this. The first one is administrative system. After the 7th century, various Rajput dynasties ruled in India. However, even though different dynasties came to power, there was little change in the administrative system. अब 7th century के बाद
जो राजपूत डायनेस्टीज हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर शासन किया, रूल किया। बट हर डायनेस्टी में अलग अलग तरह के चेंजेस थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो उस देश को शासन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे वो हर राजा के अपने अलग बनाए गए थे। Though kingship was hereditary, it was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. तो राजा जो है उसका बेटा हमेशा राजा बनता है, so it was hereditary. But ये कंपल्सरी नहीं था कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, जो केपेबल है वो ही राजा बनेगा, ये सिस्टम था। Their heir apparent selected by the king was called a crown prince. तो जो राजकुमार जिसे राजा अपने बाद कौन राजा बनेगा उसका सिलेक्शन करते थे उसे क्या कहा जाता था? क्राउन प्रिंस। In some cases even people and ministers elected or selected their king. और कुछ जगहों पर जो लोग हैं वो अपने मिनिस्टर्स को इलेक्ट और सिलेक्ट करते थे। जैसे आज हम लोग वोट करके अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही उस ज़माने में भी लोग अपने मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते थे और अपने किंग को सिलेक्ट करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल है कश्मीर का किंग यशस्करा was selected and enthroned by the Brahmin group. जो कश्मीर के ब्राह्मण थे उन्होंने अपना राजा खुद चुना था। कैसे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था किंग यशस्करा। और गुजरात में कुमार पाल was selected as a successor by the council of ministers. तो गुजरात में कुमार पाल करके जो राजा थे उनको उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उस दरबार के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सिलेक्ट किया था। Thank you for listening. If you like, please do leave your comment so that we can continue in for the next chapter or the next topic in this chapter. Thank you.